नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक सफर में जो कानून की गलियों से होकर गुजरता है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के बारे में। यह धारा जो महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई थी, कई बार विवादों में घिरी रही है। कभी कभी इसके दुरुपयोग की खबरें भी सामने आई हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस धारा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं ताकि न्याय की डोर दोनों पक्षों के लिए समान रूप से बनी रहे। तो आइए आज हम धारा 498A से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इन फैसलों ने कानून की व्याख्या को और भी स्पष्ट किया है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने धारा 498A के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर एक अहम रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस को धारा 498A के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वचालित रूप से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी से पहले मामले की उचित जांच होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी वाकई जरूरी है या नहीं। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया जो झूठे मामलों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते थे। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस के हाथों में एक ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए जिसका इस्तेमाल किसी को भी बिना किसी ठोस सबूत के प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। इस फैसले ने यह भी सुनिश्चित किया कि कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए हो। साल 2005 में सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही इसके दुरुपयोग पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह धारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल पति और उनके परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। न्यायालय ने ऐसे मामलों को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी, जहां कानून का इस्तेमाल न्याय दिलाने की बजाय किसी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। इस फैसले ने समाज में एक नई बहस को जन्म दिया। एक तरफ वे लोग थे जो मानते थे कि धारा 498A महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है, तो दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो इसे पुरुषों के लिए एक खतरा मानते थे। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक ही कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 का मामला वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवादों को आपसी समझौते के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर बार कानूनी कार्यवाही ही समस्या का समाधान नहीं होती। कई बार पारिवारिक विवादों को परिवार के बड़े बुजुर्गों की मदद से आपसी बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। इससे न सिर्फ रिश्ते बचते हैं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का बोझ भी कम होता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों में जहां समझौता संभव न हो, वहां कानून अपना काम करेगा। यह फैसला इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल रही है और विवादों को सुलझाने के लिए नए और बेहतर तरीके खोज रही है। चैप्टर 4 गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 बिना सबूत के आरोप न्याय नहीं। गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 का मामला धारा 498A के तहत होने वाले झूठे मामलों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति के परिवार के सभी सदस्यों को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी के परिवार का सदस्य है, उसे भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला उन सास, ससुर और ननद देवर के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया, जिन्हें अक्सर बिना किसी वजह के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा था। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि कानून का इस्तेमाल किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय दिलाने के लिए हो। चैप्टर 5 प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 वैवाहिक संबंधों का आधार विश्वास। प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 का मामला
धारा 498A के दुरुपयोग के कारण वैवाहिक संबंधों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे मामलों ने समाज में वैवाहिक संबंधों के आधार को कमजोर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शादी दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र बंधन है जो आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में ही झूठे आरोपों और कानूनी कार्यवाही का डर घर कर लेता है तो यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इस फैसले ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कानून का इस्तेमाल रिश्तों को तोड़ने के लिए होना चाहिए या उन्हें बचाने के लिए। चैप्टर 6 चंद्रभान बनाम महाराष्ट्र राज्य 2003 वैवाहिक कलकल या क्रूरता। चंद्रभान बनाम महाराष्ट्र राज्य 2003 का मामला वैवाहिक क्रूरता की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति या उसके परिवार द्वारा की गई हर छोटी मोटी बात को वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पति या उसके परिवार वाले पत्नी पर अत्याचार कर रहे हैं। वैवाहिक क्रूरता तब मानी जाएगी जब पति या उसके परिवार का व्यवहार पत्नी के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला हो। यह फैसला उन मामलों में राहत प्रदान करता है जहां छोटी मोटी बातों को लेकर बड्ढा बवाल खड्डा कर दिया जाता है। चैप्टर 7 सावित्री देवी बनाम राकेश कुमार 2003 न्याय का उद्देश्य प्रताड़ना नहीं। सावित्री देवी बनाम राकेश कुमार 2003 का मामला धारा 498A के मूल उद्देश्य को दोहराता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है, न कि निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना। कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह नहीं बल्कि एक ढाल की तरह होना चाहिए जो कमजोर को ताकतवर से बचाए, न कि ताकतवर को और ताकतवर बनाए। यह फैसला उन लोगों को चेतावनी देता है जो कानून का गलत इस्तेमाल करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। रूपेश कुमार बनाम कर्नाटक राज्य 2015 का मामला झूठे मामलों में शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे आरोप लगाता है तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने कहा कि झूठे मामलों से न सिर्फ निर्दोष लोगों को परेशानी होती है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग होता है। इसीलिए ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो कानून को अपना हथियार समझकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। रानी बनाम भारत संघ 2018 का मामला वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए मीडिएशन मध्यस्थता की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन पति पत्नी के बीच सुलह कराने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन में एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनता है और उन्हें आपसी समझौते पर पहुंचने में मदद करता है। यह प्रक्रिया गोपनीय होती है और इसमें औपचारिकताएं भी कम होती हैं, जिससे पति पत्नी बिना किसी दबाव के अपनी बात कह पाते हैं। यह फैसला उन जोड़ों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं लेकिन कानूनी एलडीडीढाई में नहीं पड़ना चाहते। कुसुम शर्मा बनाम महेश शर्मा 2020 का मामला धारा 498A के संदर्भ में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा का इस्तेमाल महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्दोष लोग इसके शिकार न बने। कोर्ट ने कहा कि कानून किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में होना चाहिए। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498A न तो महिलाओं के लिए एक हथियार है और न ही पुरुषों के लिए एक अभिशाप। यह एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए ताकि न्याय हो और समाज में सद्भाव बना रहे। तो दोस्तों, ये थे धारा 498A से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इन फैसलों के जरिए न्यायालय ने इस धारा के दुरुपयोग को रोकने और वैवाहिक विवादों में सही न्याय देने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। यह याद रखना जरूरी है कि कानून समाज के लिए है,
समाज कानून के लिए नहीं, कानून का इस्तेमाल किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।